Hello everyone, welcome all you to study in your channel and the current issue analysis for the day is हाल ही में वेरी लार्ज टेलीस्कोप ने एक ऐसे इवेंट को कैप्चर किया है जिसे कि आज तक कभी भी नहीं देखा है। हिस्ट्री में इस इवेंट को कभी भी नहीं देखा गया है। सो नाउ यहाँ पे जो इवेंट है हाल ही में ए बी आर्गियो स्टार सिस्टम में देखा गया है कि एक न्यू प्लेनेट का बर्थ हो रहा है जिसे कि कैप्चर किया गया है वेरी लार्ज टेलीस्कोप। सो नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई है और इनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंटेक्स्ट एंड ऑल डिटेल्स, हम सबसे पहले कंटेक्स्ट की बात करते हैं। बट उससे पहले मैं एक आपको क्वेश्चन दूंगा जिसके बारे में आपको आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं और कॉन्सेप्ट हैं इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो नाउ सबसे पहले पॉइंट टू डिस्कस की बात करते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानेंगे क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। उसके बाद डार्क मैटर्स के बारे में जानेंगे, डार्क मैटर किसे कहते हैं, एक्सोप्लैनेट किसे कहते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स की बात करेंगे, लीगो आइस क्यूब क्या है, न्यूट्रिनो क्या है, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है लार्ज हैड्रन कोलाइडर जो कि यूरोप ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च का एक प्रोजेक्ट है, और लास्ट में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे। सो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आज है। थोड़ा लेक्चर लंबा होगा, प्लीज़ हैव अ पेशेंस, यू विल फाइंड ऑल द थिंग्स एंड योर कॉन्सेप्ट विल क्लियर। ओके, सो नाउ सबसे पहले डिस्कस करते हैं बिग बैंग थ्योरी की बात। बिग बैंग थ्योरी में हुआ क्या था और उसके बाद आपको धीरे धीरे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में आसानी से समझ में आ जाएगा। नाउ यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक मास है जो कि कंसंट्रेटेड है। तो बिग बैंग थ्योरी में कहा जाता है कि शुरुआत में एक मास था, ओके, जिसमें कि इन्फिनेटिव टेम्परेचर और इन्फिनेटिव प्रेशर था, ओके, और जो सारा का सारा जो मास था वो कंसंट्रेटेड था लाइक अ स्मॉल बॉल या टिनी बॉल कह सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद 13.7 बिलियन के आसपास या 13.7 बिलियन में जो ये मैटर था ये एक्सप्लोड हो जाता है। नाउ जब ये एक्सप्लोड हो जाता है तो इससे एक एनर्जी निकलती है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी के निकलने के बाद क्या होता है कि 3 मिनट बाद एक मैटर बन जाता है, ओके। उस मैटर बन जाता है और फिर धीरे 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 जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे डाउन होता है और फिर जो ये यूनिवर्स है या जो ये सिंगुलरिटी है धीरे 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 क्या हो जाती है, फैलने लग जाती है, इन्फ्लेट होती है या हम कहें एक्सपेंड होती है। सो ये बिग बैंग थ्योरी थी जिसने बताया कि हमारी जो सबसे पहले किस तरीके से यूनिवर्स का क्रिएट हुआ और फिर धीरे 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 जैसे ये एनर्जी मैटर्स में बदलती गई तो फिर उसके बाद स्टार का क्रिएशन हुआ, प्लैनेट्स का क्रिएशन हो और डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडी जो कि आज हमारी गैलेक्सीज़ में और डिफरेंट जो अदर गैलेक्सीज़ हैं उनमें हमें मिलती है। सो इस तरीके से हमने बिग बैंग थ्योरी के बारे में देखा। सो नाउ यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो आज हमारी जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है वो एक इनविजिबल एनर्जी के कारण कर रहा है। सो नाउ ये इनविजिबल एनर्जी क्या है, आज हमारे जितने भी साइंटिस्ट है, एस्ट्रोनॉट है, इसी चीज़ को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें किस तरीके से अर्थ का क्रिएशन हुआ था, किस तरीके से यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ था और कितनी गैलेक्सीज़ हैं हमारे अलावा, जितने हमारे जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके अलावा कितनी गैलेक्सी हैं उनके बारे में हम जान सके। सो नाउ ये जो इनविजिबल एनर्जी, इस इनविजिबल एनर्जी को डार्क एनर्जी कहा जाता है, ओके। डार्क एनर्जी इन द सेंस कि ऐसी एनर्जी जिससे हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, और डार्क मैटर इन द सेंस कि ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि इंटरेक्ट नहीं करते हैं मैटर के साथ, और अगर वो मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो फिर हमें जो मैटर्स को, जो ये डार्क मैटर्स हैं उनको फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी। सो इसीलिए कुछ इस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से ऑब्जर्वेटरी बनाई है हमने ताकि इन डार्क मैटर्स को भी हम फाइंड आउट कर सकें। नाउ यहाँ पे ख़ास बात ये है कि जो ये डार्क मैटर होते हैं ये क्या करते हैं, बहुत कम अमाउंट में जो इनकी लाइट होती है उसको इमिट करते हैं। नाउ यहाँ पे हम लाइट की बात करते हैं। लाइट की बात करना इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि लाइट से ही हमें यहाँ पे समझने को मिलेगा कि डार्क मैटर को किस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लाइट है, लाइट का ड्यूल नेचर होता है। जब हमें ये पता चला कि लाइट का ड्यूल नेचर होता है, और जो लाइट का जो ड्यूल नेचर होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर, ओके, या फोटोन्स में जैसे हम कहते हैं, जैसे कि हम पार्टिकुलर नेचर बोल रहे हैं, और एक होता है वेव नेचर। नाउ हम वेव नेचर में लाइट जो डिटेक्ट हो रही है उसको तो हम
डिटेक्ट नहीं कर पाते। बट जैसे ही लाइट अपना ड्यूल नेचर पार्टिकल नेचर दिखाती है या मैटर का नेचर दिखाती है, तो मैटर क्या होता है, इंट्रैक्ट हो जाता है या ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। तो फिर अगर पार्टिकल मैटर की तरह लाइट अगर अब पार्टिकल मैटर की तरह अगर डिटेक्ट होती है या अपना नेचर दिखाती है, फिर ये डार्क मैटर को जानना हमें आसान हो जाएगा। सो अगर ये डार्क मैटर अगर थोड़ी सी भी लाइट इमिट करते हैं और उनका जो लाइट जो इमिट हो रही है अगर वो पार्टिकल नेचर दिखाती है, तो फिर हमें इन डार्क मैटर को फाइंड आउट करने में आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए जो डिफरेंट रीजन में हमने ऑब्जर्वेटरीज लगाए हैं ताकि इन डार्क मैटर को खोजा जाए। और डार्क मैटर को खोजना इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है या डार्क एनर्जी को जानना इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि 70% से ज़्यादा जो हमारा यूनिवर्स है ये डार्क मैटर या डार्क एनर्जी से ही बना हुआ है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन चीज़ को जान पाएँ ताकि हम ये जान सकें कि यूनिवर्स और डिफरेंट जो सेलेस्टियल बॉडी है उनका किस तरीके से निर्माण हुआ है। ओके, सो नाउ हम यहाँ पे जानते हैं कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडल क्या है। ओके, ये भी इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, सन कहते हैं जिसे। सो नाउ यहाँ पे देखेंगे कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडल काम क्या करता है। ओके, डार्क मैटर में न्यूट्रिनो भी आते हैं, आपको ये भी समझना है। ओके, नाउ यहाँ पे देखेंगे कि हम लार्ज हैड्रॉन कोलाइडल क्या है। देखिए, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडल ये है कि यूरोप में है। ये यूरोप में 27 किलोमीटर की एक टनल है और इस टनल में यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक्सपेरिमेंट इस तरीके से होते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं पार्टिकल्स को इतनी तेज़ी से या लाइट की स्पीड से इनको छोड़ा जाता है या लाइट की स्पीड से इनमें इंटरेक्शन किया जाता है ताकि इनसे डार्क मैटर्स निकल सके या ये डार्क मैटर्स की तरह बिहेव करें और इनको डिटेक्ट किया जाए। अगर इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो फिर हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमारे जो यूनिवर्स में डार्क मैटर या डार्क एनर्जी काम करती है। नाउ आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडल है, ये जो सन जो यूरोप की ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जो हिग्स बोसोन पार्टिकल्स था जिसे कि हम सब एटॉमिक पार्टिकल कह रहे थे, इसने इस हिग्स बोसोन पार्टिकल को खोजा था। नाउ यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल का इन द सेंस कि जिन मैटर के साइज या जिन पार्टिकल के साइज एटम से भी छोटे होते हैं उन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है, जैसे कि न्यूट्रिनो। ओके, सो यहाँ पे हमने डार्क मैटर के बारे में, बिग बैंग थ्योरी के बारे में और लार्ज हैड्रॉन कोलाइडल के बारे में जाना। सो यहाँ पे हम देखेंगे ये न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी थी। ओके, न्यूट्रिनो जो सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि इंटरेक्ट नहीं करते हैं, अगर हम इनको डिटेक्ट कर पाते हैं तो फिर हमें पता चल सकता है कि किस तरीके से हमारे यूनिवर्स में ये डार्क मैटर काम करते हैं। नाउ जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है इंडिया में हाल ही में इस्टेब्लिश की गई थी तमिलनाडु में। और फिर ये LIGO एंड आइस क्यूब क्या है इनके बारे में हम तब जानेंगे जब हम ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में देखेंगे। सो नाउ यहाँ पे देखते हैं कि ब्लैक होल और ग्रेविटेशनल वेव्स क्या हैं। उसके बाद मैं आपको फिर यहाँ पे एक्सोप्लैनेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले ब्लैक होल क्या है और फिर ग्रेविटेशनल वेव्स बताऊंगा मैं आपको। सो नाउ यहाँ पे आपको ब्लैक होल को देखने के लिए जो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है थोड़ा सा उसके बारे में जानना ज़रूरी है। ओके, और फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं वो जनरेट होती है। नाउ आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले आप ये समझिए कि टाइम स्पेस, देखिए टाइम स्पेस कुछ इस तरीके से है, ठीक है। जो हमारी यूनिवर्स है वो कुछ ये चादर की तरह है, ओके, जिसे कि हम टाइम स्पेस कहते हैं। नाउ इसमें क्या है कि अगर कोई बॉडी है, कोई बॉडी या कोई सेलेस्टियल बॉडी है जिसका कुछ मास है, अगर वो इस चादर में हम रखेंगे तो ये जो चादर होगी वो धंस जाएगी या डिस्टॉर्ट हो जाएगी और वो फिर कुछ इस तरीके से नीचे के लिए हो जाएगी। ओके, नाउ जब ये इस तरीके से ये नीचे के लिए हो जाएगी तो इसके इन्फ्लुएंस में जितनी भी चीज़ें आएंगी, ओके, जब ये नीचे गहरी हो जाएगी तो इस पर्टिकुलर जो ये मास है जो ये नीचे गया है इसमें इसकी और सारी की सारी चीज़ें इंटरेक्ट होने लग जाएंगी जहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस होगा। और जहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस हो रहा है और जहाँ तक ये जो अदर मैटर्स हैं जो इसके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, तो इस चीज़ को ही ग्रेविटेशन कहा जाता है। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अगर हम समझें तो ग्रेविटेशन इस चीज़ को कहा जाता है। नाउ यहाँ पे आपको देखना है कि ग्रेविटेशनल वेव्स किस तरीके से जनरेट होती हैं। नाउ ग्रेविटेशनल वेव्स किस तरीके से जनरेट होगी, ये चादर लीजिए आप, ओके, और इस चादर में आप दो मास हैं,
ठीक है, 2 मास है जो कि बहुत तेज़ी से क्या कर रहे हैं, आपस में घूम रहे हैं। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है और इसकी स्पीड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू। तो एक टाइम पे क्या होगा कि जब ये ऐसे ऐसे घूमेगा तो ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं आपस में इंटरेक्ट करेंगे और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजन होगा। नाउ जब ये एक्सप्लोजन होगा तो इस तरीके से रिपल क्रिएट होगी। ओके, और जो ये रिपल्स हैं इन्हीं को ही ग्रेविटेशनल वेव्स कहा जाता है। नाउ जो इन ग्रेविटेशनल वेव्स हैं इनको हम नेक्ड आइट से नहीं देख सकते हैं या इनको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ओके, और इन ग्रेविटेशनल वेव्स से ही क्या होता है, जो भी इनके इन्फ्लुएंस में आएगी तो वो उस पर्टिकुलर मैटर को स्क्वीज या स्ट्रेच करेंगे। नाउ अगर ये ग्रेविटेशनल वेव्स अगर अर्थ पे आ गई तो ये अर्थ को चपटी भी कर सकती है और इसको एक्सपेंड भी कर सकती है। बट जो ये ग्रेविटेशनल वेव्स हैं ये जैसे जैसे दूर जाती है इनका जो इन्फ्लुएंस है वो कम होता रहता है। बट हमको ये जानना ज़रूरी है कि अगर फ्यूचर में इस तरह अगर ग्रेविटेशनल वेव्स का इन्फ्लुएंस अगर ज़्यादा हो गया तो फिर हमारी अर्थ पे किस तरीके से ये असर करेगा। सो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए हाल ही में इंडिया ने महाराष्ट्र के हिंगोली में लीगो नाम का प्रोजेक्ट चलाया है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि ब्लैक होल और ग्रेविटेशनल वेव्स किसे कहते हैं। नाउ आपने यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव्स का आंसर दे दिया होगा कि किस तरीके से हिग्स बोसोन पार्टिकल वेयर डिटेक्ट। ओके, ग्रेविटेशनल वेव्स वेयर डिटेक्ट, यहाँ पे आपने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, ग्रेविटेशनल वेव्स वेयर डिटेक्टेड। देखिए जो मर्ज ऑफ जाइंट ऑफ ब्लैक होल बिलियंस ऑफ लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ, देख बिलियंस ऑफ लाइट ईयर अर्थ से अवे हैं इसलिए इनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत कम होता है। जब जाइंट ब्लैक होल्स आपस में टकराएंगे तो फिर क्या होती है, रिपल्स क्रिएट होती है जिन्हें मैंने कहा था ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। सो नाउ जब ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होंगी तो हम उनको क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर बी बताना था, ये बी इसका आंसर सही होगा। नाउ यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सोप्लैनेट किसे कहते हैं। एक्सोप्लैनेट हाल ही में जैसे कि मैंने बताया कि एक स्टार सिस्टम में, ठीक है, जिसका नाम ए बी ऑर्गियो करके था, एक स्टार सिस्टम में एक प्लेनेट का बर्थ हुआ है जिसने जो कि वेरी लार्ज टेलीस्कोप ने जिसे डिटेक्ट किया है। नाउ इस प्लेनेट को हम एक्सोप्लैनेट कहेंगे। क्यों, देखिए जैसे कि ये सन है और सन के अराउंड जितने भी सेलेस्टियल बॉडी है जैसे कि अर्थ हो गया, जुपिटर हो गया, ये हमारे क्या है, प्लेनेट है। बट वैसे ही जैसे सन के अराउंड ये जितने भी सेलेस्टियल बॉडी है घूम रही है वैसे ही दूसरा कोई प्लेनेट होगा। ओके, और इस प्लेनेट के अराउंड जो भी सेलेस्टियल बॉडी घूम रही होंगी वो हमारे यूनिवर्स से अलग है तो इसको कहा जाएगा, ये उनका अलग सोलर सिस्टम है। तो उस सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं जो कि पर्टिकुलर स्टार के अराउंड घूम रहे हैं उन्हें हम एक्सोप्लैनेट कहेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे एक और चीज़ न्यूज़ में थी और न्यूज़ में है हाल ही में कि प्रोक्सिमा सेंटी जो है, प्रोक्सिमा सेंटी जो कि नियरेस्ट और क्लोजेस्ट स्टार है हमारा, उसमें क्या एक बॉडी क्या कर रही है, उसमें कंफर्म किया गया है कि एक बॉडी या प्लेनेट या सेलेस्टियल बॉडी घूम रही है उसके अराउंड। ओके, तो हम कह सकते हैं जो वो बॉडी थी वो एक्सोप्लैनेट थी। ओके, अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि एक्सोप्लैनेट किसे कहा जाता है। नाउ यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किन्हें कहते हैं, पहले तो आप ये समझिए गामा रे, एक्स रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव और रेडियो, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आ जाती है। सो नाउ आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि क्या रिलेशन बनता है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में, फिर आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे और इस तरीके से आप पता लगेगा कि वेवलेंथ बढ़ेगी तो फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो घटेगी या इसके वाइसा वर्सा हो जाएगा। तो पहले आप ये समझिए इस तरीके से कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, जो उसकी ऑक्सीलेशन इस तरीके से वो कर रहा है। देखिए एक ऑक्सीलेशन को पूरा करने में जो टाइम लग रहा है उसे हम टाइम पीरियड करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ओके, अब यहाँ भी जो ऑक्सीलेशन पूरा करने का जो टाइम लग रहा है उसे हम टाइम पीरियड कह रहे हैं। ओके, डी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसे हम वेव लेंथ कर रहे हैं। ये ट्रफ है, सॉरी ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ्ट है। दो क्रेस्ट या दो ट्रफ्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे ही वेव लेंथ कहा जाता है। ओके, नाउ आप यहाँ पे समझिए कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी का कहने का मतलब कि जो ये ऑक्सीलेशन पूरा है तो पर सेकंड में कितने ऑक्सीलेशन को पूरा करेगा उसी को ही हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। नाउ आप यहाँ पे देखिएगा पर सेकंड में कितनी ज़्यादा ये ऑक्सीलेशन पूरा कर रहे हैं उसी को ही हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अब आप ये समझ लीजिए कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, वेव लेंथ है, और टाइम क्या है, 1/2
टाइम क्या है, फिर 1/t क्या है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है। तो स्पीड इजकल टू डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ, जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 1/t मतलब फ्रीक्वेंसी, जिसे हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, और स्पीड को यहाँ पे हम c से डिनोट कर रहे हैं। तो ये रिलेशन होता है किसके बीच में, स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में। सो नाउ आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हम c को कांस्टेंट मान के चलें या फ्रीक्वेंसी जो स्पीड है उसको कांस्टेंट मान के चलें, तो लैम्डा, वेवलेंथ और जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसके बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। सो अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि जो इंक्रीज अगर वेवलेंथ यहाँ इंक्रीज हो रही है इस तरीके से इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो फिर जो इनकी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि देखिए, अगर ये जल्दी से जल्दी अपना ऑक्सीलेशन टाइम पूरा करेंगे तो इनके बीच की जो वेवलेंथ है ना वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप समझिए, कोई चीज़ है वो जल्दी जल्दी क्या कर रही है, ऑक्सीलेशन अपना पीरियड टाइम पूरा कर रही है। तो अब आप देखिए ना, इनके बीच की जो वेवलेंथ है वो कम हो गई। अगर मैं बोलूँ कि अगर इनका जो टाइम पीरियड है, ऑक्सीलेशन टाइम पीरियड है वो लेट में हो रहा है, तो आप समझिए कि इनके बीच की जो वेवलेंथ है वो अपने आप क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप आसानी से समझ सकते हैं विदाउट एनी फॉर्मूला। ओके, सो नाउ यहाँ पे अब कंटेक्स्ट की बात हम करते हैं। कंटेक्स्ट क्या था, देखिए वेरी लार्ज टेलीस्कोप जो था उसने कैप्चर किया था कि एक न्यू प्लेनेट का बर्थ हो रहा है इन द AB ऑरिगे स्टार सिस्टम में। ओके, अब आप यहाँ पे चीज़ें आसानी से समझ गए होंगे। ओके, नाउ यहाँ पे देखेंगे कि ये एक ऐसी इवेंट है जो कि पहले कभी भी हिस्ट्री में क्या नहीं करी गई थी, ऑब्जर्व नहीं करी गई थी। नाउ अब जो न्यू बर्थ हुआ है न्यू स्टार का, उसे यूरोप साउथर्न ऑब्जर्वेटरी के द्वारा देखा गया है, और जो देखी गई है वो ऑरेंज मास देखा गया है उसको देखा गया है कि वो ऑरेंज कलर का है। नाउ यहाँ पे जो फॉर्मेशन कैप्चर करी गई है टेलीस्कोप के द्वारा वो स्पाइरल फॉर्मेशन कैप्चर करी गई है, और इससे पता चलता है कि जो बेबी प्लेनेट का वहाँ पे प्रेजेंस दिखती है, या कंफर्मेशन पता चलता है हमें कि वहाँ पे एक बेबी प्लेनेट का क्या हुआ है, क्रिएशन हुआ है। नाउ आप थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ लीजिए कि वेरी लार्ज टेलीस्कोप क्या है, जिसे कि हम VLT कह रहे हैं। ये लोकेटेड है यूरोप की जो साउथर्न ऑब्जर्वेटरी है जो कि नॉर्थ चिली अटाकामा डेजर्ट में है। इसमें 4 टेलीस्कोप लगे हुए हैं। ओके, और दे आर जनरली सेपरेटेड, वो जनरली क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। बट अगर हम उनका एक साथ यूज़ करते हैं तो वो जो पिक्चर हमें देती है वो हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर देती है। ठीक है, और जो VLT ऑपरेट करता है वो इंफ्रारेड वेवलेंथ पे करता है, इसीलिए मैंने आपको वेवलेंथ के बारे में बताया था। सो नाउ यहाँ पे करंट इशू एनालिसिस को हम एंड करते हैं। आई होप आपने यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को जाना होगा, किस तरीके से बिग बैंग थ्योरी थी, डार्क मैटर किन्हें कहते हैं, एक्सोप्लैनेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, उसके अलावा मैंने ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में आपको बताया। तो आई होप आपने यहाँ पे एंजॉय करा होगा, और जितने भी आपने कॉन्सेप्ट सीखे होंगे उन्हें आप याद रखेंगे। सो थैंक यू फॉर द डे। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर द डे।